हेलो मेरे बीकॉम के प्यारे प्यारे सेम 3 के स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमको तो भूल ही गए, हमको तो भूल ही गए। अरे आपके लिए भी वन शॉट आएगा। लेकिन हम क्या बोले कि 15-20 तारीख तक पहले हम प्रो बैच का अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आपका भी वन शॉट हम लाएंगे लाएंगे लाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन आप सबके कॉलेज में बहुत ज्यादा करीब है, इसीलिए इकोनॉमिक्स का जो वीडियो है इसीलिए हम यूट्यूब पे ले रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो क्लास है इसीलिए हम यूट्यूब पे ले रहे हैं, बिकॉज सारे बच्चे के इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन बहुत करीब है ना। इसीलिए इन सब का जो वीडियो है वो यूट्यूब पे आ रहा है। सब बताओ प्लीज, कैसे हो, क्या हाल चाल है? और सारे दोस्तों को बुलाओ, आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं कि अपना इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं कि आप हमेशा इंडिया को अच्छाई 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 के नजरों से देखते हो, तो इंडियन इकोनॉमी का बुराई क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है अपना इंडियन इकोनॉमी का, आज वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों। मतलब प्रॉब्लम क्या है अपना इंडियन इकोनॉमी का, वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 दोस्तों, अपने लोग यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं और यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स का एग्जाम सबका ही नजदीक है, इसीलिए इकोनॉमिक्स हम यूट्यूब पे करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और प्रो बैच वालों, आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करा दिए हैं प्रो बैच में। यूनिट नंबर 4 का सेकंड वाला वीडियो भी आज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यूनिट नंबर 3 अभी कंप्लीट करा दिए, यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट करा दिए, मतलब इकोनॉमिक्स का सिलेबस डन। इकोनॉमिक्स का सिलेबस डन। अब संजीवनी बूटी आएगा और 6 तारीख को इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस मैराथन आएगा। बस 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 इतना काफी है, इतना काफी है 50 में से 50 स्कोर करने के लिए। दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं गारंटी से डंके की चोट पे बोलता हूं दोस्तों, 50 में से 50 आपका आएगा। आप बोलोगे भैया संजीवनी बूटी कब आएगा? संजीवनी बूटी कल आ जाएगा, सबसे पहले प्रो बैच में आएगा। और 6 तारीख को, 6 फेब को अपने लोग फ्री बैच में भी रिलीज कर देंगे संजीवनी बूटी, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या? बताओ, जल्दी बोलो आप लोग, स्टार्ट करें क्या? इंडियन इकोनॉमी का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करें क्या? क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो आप लोग? जल्दी बोल भाई हौला, जल्दी बोल हौला। रेडी हो तुम लोग? बिल्कुल भैया, बिल्कुल 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 हम लोग रेडी हैं। आप स्टार्ट कीजिए, आप स्टार्ट तो कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने इंडियन इकोनॉमी में क्या है, आप लोग बता सकते हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी की हम काम करना तो चाह रहे हैं, हम काम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। आप देखे होंगे कोविड 19 में इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड बन चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी इतना वर्स्ट हो चुका है कि काम करना तो चाह रहा है एक इंसान, डिग्री डिप्लोमा सब लेके बैठा हुआ है, बीकॉम का डिग्री। इनफैक्ट ये लोग भी थोड़ा सा बेरोजगार आजकल बन रहे हैं, हम सुने हैं। मतलब काम करना तो हम चाह रहे हैं, लेकिन हमको अपने हिसाब का जॉब नहीं मिल रहा है, अपने हिसाब का जॉब नहीं मिल रहा है। उसको बोलते हैं दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडियन इकोनॉमी का? आप लोग प्लीज दोस्तों चैट बॉक्स में लिखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी। मतलब बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो उसको अपने लोग बोलेंगे बेरोजगारी। मेरे पास अगर बहुत पैसा है, मेरे पापा अगर राजा है, तो हम नहीं काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको नहीं बोलते हैं बेरोजगारी। ये बेरोजगारी उसको बोलते हैं कि मेरे को काम आता है, मैं काम को ढूंढ रहा हूं, फिर भी मेरे को अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसको बोलते हैं बेरोजगारी। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं काम करना ही नहीं चाहता हूं, मैं हमेशा लेटना चाहता हूं क्योंकि मेरे पापा राजा है, राजा। मेरे मान लो कि मेरे आप लोग खुद बोलो ना, आप लोग खुद बोलो, अनंत अंबानी को काम करने की जरूरत है क्या कुछ? मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी को काम करने का जरूरत है क्या? अगर वो काम नहीं भी करेगा तो चल जाएगा ना उसका? अगर वो काम नहीं भी करेगा तो चल जाएगा ना उसका? उसका पप्पा तो कमा रहा है, उसका पप्पा तो अमीर है। अपने लोगों का पप्पा तो अमीर नहीं, अपने लोगों को तो काम करना पड़ेगा। ठीक है। अरे अनंत अंबानी का पापा तो अमीर है ना। तो वही बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हो तो आप अनएम्प्लॉयड हो, नहीं ना 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 ना। भूल कंसेप्ट, तुम्हारा भूल कंसेप्ट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आप काम ढूंढ रहे हो, आप कैपेबल हो उस काम के लिए, और आप काम ढूंढ रहे हो लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, उसको बेटा जी क्या बोलते हैं अपने लोग? अनएम्प्लॉयमेंट। आप काम ढूंढ रहे हो, आप कैपेबल हो उस चीज के लिए। भैया मेरे को आता है ये काम, लेकिन मेरे को काम मिल नहीं रहा है, मेरे को ये काम आता है,
मैं कैपेबल हूं, लेकिन फिर भी मैं काम ढूंढे जा रहा हूं, ढूंढे जा रहा हूं, ढूंढे जा रहा हूं। बहुत जगह इंटरव्यू मैंने दिया, दिल्ली, मुंबई, हर जगह मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरे को काम नहीं मिल रहा है। उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब कोई हौला घर में खाली पड़ेला सोयला रहेगा, उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते हैं, उसको तो अपने लोग नल्ला बोलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, ठीक है ना? आप समझे ना बाबू? ओ बाबू, ओ बाबू, एक बार प्लीज बोलो ना, आप समझे कि नहीं समझे? बोलो ना। आप नहीं बोलते हो तो आपको मेरा बहुत खराब लगता है। रुक जाओ, एक बार ये पंखा वंखा चालू करके आ जाओ, ठीक है? मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है। तो बाबू आप लोग समझे? बिल्कुल बिल्कुल, तो आओ इसको रीड करते हैं एक बार, आओ ना इसको रीड करते हैं। आओ ना बाबू, आओ ना बाबू, इसको रीड करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज द स्टेट इन विच इंडिविजुअल्स हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग, एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अवेलेबल टू वर्क, आर अनेबल टू फाइंड ए जॉब। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि भाई मैं कैपेबल हूं, मेरे को काम करना आता है, मेरे को काम मत सिखा, मेरे को काम आता है, और मैं एक्टिवली खोज रहा हूं जॉब, एक्टिवली खोज रहा हूं जॉब, फिर भी मेरे को काम नहीं मिल रहा है। तो उस स्टेज को अपने लोग क्या बोलते हैं? उस स्टेज को अपने लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, इट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स हु आर विदाउट वर्क। ये टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। मतलब मान लो कि इंडिया में मान लो 100% लेबर फोर्स है, मतलब मान लो इंडिया में 100% लेबर फोर्स है, अगर उसमें मान लो 50% लेबर फोर्स को काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या अनएम्प्लॉयड पर्सन है? वो एक्टिवली काम खोज रहा है। मैं काम खोज रहा हूं, मैं काम खोजे जा रहा हूं, खोजे जा रहा हूं, खोजे जा रहा हूं, मेरे को फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब मान लो एक तो पगला अपना बाबू के साथ दिन रात सुबह शाम चैट कर रहा है, सुनो ना, एक तो ऐसा पगला है कि बाबू के साथ दिन रात सुबह शाम चैट कर रहे हैं कि तुम गाजर का हलवा खाई, मैंने तो खा लिया गाजर का हलवा। उसे उसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते, उसे अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते हैं, ठीक है? उसे निब्बा बोलते हैं, निब्बा। उसे अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते। अनएम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? कि भाई मैं कैपेबल हूं, मेरे को काम आता है, मेरे को काम आता है, मैं कैपेबल हूं, मैं ढूंढ रहा हूं काम, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा है। मैं कैपेबल हूं, मेरे को काम आता है, मैं ढूंढ रहा हूं काम, मेरे को मिल नहीं रहा है। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। बाबू लोग समझा? बाबू लोग समझा? अगला टॉपिक पे चले, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द स्टेट इन विच इंडिविजुअल, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा स्टेट है जहां पे इंडिविजुअल क्या करता है? काम करना आता है उसको, हमको भैया काम करना आता है, हम एक्टिवली जॉब को खोज रहा है, लेकिन हमको जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब मान लो मेरा पापा अंबानी है, तो हमको काम करने की क्या जरूरत है? उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलेंगे? कि हमको काम करना आता है, हम एक्टिवली काम को खोज रहा है, हमको काम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है काम, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोग अक्सर वो इंसान को अनएम्प्लॉयड बोल देते हो जिसका पापा अमीर है और बेटा दिन भर बैठ के निब्बी के साथ बात करता रहता है। एक निब्बा अगर निब्बी के साथ बात करता है तो ओटा अनएम्प्लॉयमेंट होबे ना बाबू। एक निब्बा अगर निब्बी के साथ बात करता है तो वो नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो फालतू इंसान है। वो तो दिन भर टाइम पास करेगा क्योंकि अपना पापा का खाता है वो, है ना? उसका पापा अमीर है, लेकिन जिसका पापा अमीर नहीं है, जो एक्टिवली काम को खोज रहा है और वो कैपेबल है, उसको बोलते हैं अपने लोग अनएम्प्लॉयमेंट। अब समझा तुम लोग? बहुत डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अभिषेक झा क्लासेस को लोग ज्वाइन करता है बेटा। अभिषेक झा शॉर्टकट में नहीं पढ़ाता, डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता है। समझा? चलो आ जाओ, देखो, अब समझा? अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम्स क्या है भैया? प्रॉब्लम क्या है बेरोजगार रहने में? अगर हम बेरोजगारी हैं तो प्रॉब्लम क्या है? क्या क्या प्रॉब्लम आता है? तो प्रॉब्लम बहुत कुछ आता है। आप लोग बताओ ना, आप लोग बताओ ना, अगर आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, आपके मम्मी पापा उतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, आपके पापा जी को आप देखते हो कि पापा जी दिन भर मेहनत करते हैं, आपके आपके पापा को देखते हो दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, और थोड़ा सा पैसा आपके लिए कमा के लाते हैं, तो आपको देख के भी तो बुरा लगता है कि मेरे पापा मेरे मम्मी इतना मेहनत कर रही है, इतना मेहनत मेरे लिए कर रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द लॉस ऑफ इनकम,
making it difficult for the individual and families to meet basic needs such as food, housing, healthcare. तो अगर एक इंसान बेरोजगार रहता है ना, वो बेरोजगार रहता है तो उसको बहुत दिल में कष्ट होता है, दिल में बहुत कष्ट होता है उसको, क्योंकि उसको खाना, घर और हेल्थ केयर फैसिलिटी ठीक तरीके से नहीं मिलता है। अगर आप बेरोजगार रहोगे ना और आपके पापा उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आपके फैमिली उतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, तो बहुत दिल में कष्ट होगा कि ठीक ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक से घर में नहीं रह रहे हैं और ठीक से हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, बेसिक नीड्स नहीं मिल रहा है मेरे को। इकोनॉमिक हार्डशिप, बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ जियोगे, बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ। बहुत सारा बच्चा अभी गरीब भी होगा, बहुत सारा बच्चा अभी फाइनेंशियल इनस्टेबल भी होगा, जो लोग अपना कॉलेज का फीस भी कितना कष्ट से भरता होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मेन प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक हार्डशिप। आपका खाने का दिक्कत हो जाएगा, आपका आपका कपड़ा का दिक्कत हो जाएगा, आपका घर का दिक्कत हो जाएगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी का दिक्कत हो जाएगा, बेसिक नीड्स आप पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक हार्डशिप, फिर इंक्रीज्ड पॉवर्टी। मतलब एक इंसान, एक फैमिली में अगर एक बेरोजगार हो जाए ना, एक फैमिली में अगर एक बेरोजगार हो जाए ना, तो गरीबी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है। एक फैमिली में अगर एक बेरोजगार हो जाए तो गरीबी बढ़ जाती है। इसीलिए बोलता हूं दोस्त कि पढ़ो और स्किल्स को डेवलप करो। अपना स्किल्स को जो डेवलप करोगे ना, तो कभी भी बेरोजगार नहीं बनना पड़ेगा। अपना स्किल्स को डेवलप करो, खाली डिग्री मत लो, खाली बीकॉम का डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, योर स्किल्स इज इंपॉर्टेंट। स्किल्स को डेवलप कीजिए, ठीक है। फिर सोशल इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू द सोशल अनरेस्ट, इंक्रीज्ड क्राइम रेट्स एंड सेंस ऑफ होपलेस। अब आप बताइए, आप मान लो ग्रेजुएट हो गए, आप एमकॉम वेमकॉम ले लिए, फिर भी आपको मान लीजिए जॉब नहीं मिल रहा, तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे? सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे? सोसाइटी वाले तो मतलब वो ताना देंगे ना, अरे देखो ना, एमकॉम कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीएड कर लिया, फिर भी घर में बैठा हुआ रहता है, बेरोजगार कहीं का। अरे सोसाइटी वाले तो ताना देते रहते हैं ना, रिलेटिव तो मम्मी को फोन करके ताना देते रहते हैं ना। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सोशल अनरेस्ट, और इसी के वजह से आप क्रिमिनल बन जाते हो, उल्टे सीधे काम करते हो। जब एक इंसान बेरोजगार होता है तब वो कुछ भी काम करने लगता है, उल्टे सीधे काम करने लगता है, क्राइम रेट्स बढ़ जाता है, क्रिमिनल बन जाता है, किडनैपर बन जाता है, कि हमको वैसे तो पैसा नहीं मिलेगा, उल्टे सीधे काम करके ही पैसा मिलेगा हमको, और वो कुछ भी काम करने लगता है, क्रिमिनल बन जाता है, वो आतंकवादी बन जाता है वो। आप समझ में आया? फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आपको कितना टेंशन होगा ना कि घर कैसे चलेगा, खाना कैसे खाएंगे, फैमिली को कैसे चलाएंगे। आपको अभी आइडिया नहीं है दोस्तों, जब आपका शादी वादी हो जाएगा ना, जब जब आप कोई डिग्री विग्री ले लोगे और आपका शादी वादी हो जाएगा, अगर मान लीजिए उस टाइम में किसी का नौकरी चला जाता है ना, कितना टेंशन होता है। कोविड में मैंने देखा है, जब मेरे पापा की नौकरी 2 महीने के लिए चली गई थी, और कोविड में मैं भाई टीचिंग विचिंग नहीं करता था तब, मैं टीचिंग करना शुरू किया हूं 2022 से। कोविड में जब मेरे पापा की नौकरी चली गई थी, मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब हो गया था, इतना मेंटल कंडीशंस खराब था, मेरे पापा रोते रहते थे, मतलब पूरा फैमिली डिप्रेशन में थे, पूरा फैमिली डिप्रेशन में थे, मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से क्या होता है? मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम भी होता है, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम भी होता है, आप लोग को डिप्रेसिंग फील होगा बार बार, है ना। फिर लॉस ऑफ स्किल्स, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड्स टू द, अच्छा मान लीजिए आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे दोस्तों, आप एक क्वेश्चन का आंसर दो, आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो कि मैंने 2022 से पढ़ाना स्टार्ट किया, और मान लो कि अब मेरे से कोई पढ़ता ही नहीं है, एक ही बार में 2022 में पढ़ाया था, और एक ही बार में मान लो अब मैं 2029 में पढ़ाऊंगा, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? 2022 के बाद मैंने पढ़ाया ही नहीं है, जॉब छूट गया मेरा पढ़ाने का। अब 2022 के बाद सीधा 2029 में पढ़ाऊंगा, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? क्या मेरा स्किल्स वैसे का वैसा रहेगा? क्या मेरा टैलेंट वैसे का वैसा रहेगा? क्या मैं अभी भी बेस्ट टीचर बन पाऊंगा, रह पाऊंगा? बोलो तो एक बार, हाँ कि ना, जल्दी बोलो आप लोग, हाँ कि ना। मैंने लास्ट 2022 में पढ़ाया था, और एक ही बार 2029 में पढ़ाऊंगा, बिकॉज बीच वाला गैप में मेरे को कोई पूछता ही नहीं था, मेरे से कोई पढ़ता ही नहीं था, आप लोग आते ही नहीं थे, एडमिशन लेते ही नहीं थे। तो ये बताओ कि 2029 में मेरा स्किल्स माइंडसेट वैसे का वैसा रहेगा? ना 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 भैया, नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो लॉस ऑफ स्किल्स, मेरा स्किल्स भी लूज होगा, मेरा स्किल्स भी लॉस हो जाएगा।
अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से मेरा जो इतना अच्छा स्किल था वो स्किल भी नहीं रहेगा बेटा, वो स्किल भी कोई काम का नहीं रहेगा। फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू रेड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप बेरोजगार हो तो आप बहुत कम कम खर्चे करने लगोगे। मेरे साथ 2020 में हुआ था, 2020 में कोविड 19 में मेरे घर में इतने सारे खर्चे होते थे उससे पहले, मतलब 2019 में आई गेस बहुत सारे खर्चे होते थे, लेकिन जब 2020 आया और जब मेरे पापा की नौकरी 2 महीने के लिए गई, हम लोगों को अपना औकात पता चल गया। ठीक है, इतना फाइनेंशियल कंडीशंस खराब था कि अपने लोग अपने इतने सारे एक्सपेंडिचर कट कर दिए थे। आप लोग के साथ भी हुआ होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। आप लोग बोलो ना किसके किसके साथ हुआ था, आप लोग बोलो किसके किसके साथ हुआ था कि 2020 में जब नौकरी चली गई होगी किसी की, आपके पापा की या किसी की भी, तो कितने सारे एक्सपेंडिचर आप लोग ने कट कर दिए थे, कितने सारे एक्सपेंसेस कट कर दिए थे। इतना सारा ऐस मौज वाला चीज, क्रीम पाउडर हम लोग मंगवाते थे, वो सब मंगवाना बंद बंद कर दिए थे, बहुत एक्सपेंडिचर कम कर दिए थे। जैसे मान लो कि 2019 में, सुनो ना, 2019 में मेरा खुद का खर्चा हुआ करता था 10,000 रुपए, मैं अपना खर्चा को लेके आ गया 2,000 रुपए 2020 में। जब कोविड आया था 2020 में, मैं अपना खुद का खर्चा को लेके आ गया था 2,000 रुपए में। मतलब बहुत सारे एक्सपेंडिचर घर के कट करने पड़े। तो इससे 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 क्या होगा, इससे ना पूरा इकोनॉमी का स्लो डाउन होगा, पूरा इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा ना, पूरा इकोनॉमी का लोग मान लो कि कम 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 खर्चा करेगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ क्या हो पाएगा, जल्दी बोलो, इकोनॉमी का ग्रोथ क्या हो पाएगा, इससे ना इकोनॉमी का स्लो डाउन होगा, पूरा देश के इकोनॉमी को क्षति पहुंचेगी। क्या इकोनॉमी का ग्रोथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर जब फिर जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है तो यहाँ पे सरकार भी स्पेंडिंग ज्यादा करती है। अगर सरकार स्पेंडिंग ज्यादा करेगी तो सरकार डेफिसिट में ज्यादा जाएगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है तो अरे सरकार को ज्यादा स्पेंडिंग करना पड़ता है, सरकार को ज्यादा स्पेंडिंग करना पड़ता है, मतलब पब्लिक रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है और सरकार को डेफिसिट डेफिसिट भुगतना पड़ेगा, डेफिसिट मतलब लॉस होगा सरकार को। इतना ज्यादा जो खर्चा कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में सरकार, तो लॉस होगा ना। ठीक है, और इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशंस, आप ही लोग बताइए कि अभी बीकॉम करके कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, बीकॉम के बाद कुछ ना कुछ आप लोग करोगे ही करोगे। अभी बीकॉम करके 20,000 का जॉब, 15,000 का जॉब मिल रहा है, सुनो ना, अभी अगर बीकॉम करके 20,000 का जॉब, 15,000 का जॉब मिल रहा है तो फ्यूचर जनरेशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फ्यूचर में तो बीकॉम का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, फ्यूचर में तो बीकॉम का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, आपके पापा के जमाने में, भैया वो 10th का बहुत वैल्यू रहता था। अगर पापा आपके 10th किए हैं तो उनको अच्छा नौकरी मिल गया होगा। आपके पापा के जमाने में भैया 10th का बहुत ज्यादा वैल्यू होता था, आपके पापा अगर 10th किए होंगे तो उनको अच्छा नौकरी मिल गया होगा। फिर आपके फिर आपके फिर आपके जो भैया के जमाने, मान लो कि बहुत बड़ा भैया है आपके, उनके जमाने में 12th का बहुत बड़ा वैल्यू होता था, अगर 12th वो किए होंगे तो उनको अच्छा नौकरी मिल गया होगा। आजकल के जमाने में बीकॉम का भी वैल्यू नहीं है। आजकल का जमाना ऐसा हो गया है बेटा कि बीकॉम कोड़े किच्छु लाभ नहीं बाबा, तुम्हें 10,000 20,000 टाका पावे। मेरे एक बहुत बड़े बड़े भैया है, वो सिर्फ 12th पास किए, वो सिर्फ ग्रेजुएशन पास किए, आज 50,000 क्योंकि उस समय में उसका वैल्यू था, उस समय में उसका वैल्यू था। और आप ये समझिए कि आज अगर बीकॉम का वैल्यू नहीं है, आज अगर बेटा बीकॉम का वैल्यू नहीं है तो फ्यूचर में एमकॉम का भी वैल्यू नहीं रहेगा, इसका भी वैल्यू नहीं बचा हुआ रहेगा। आपके जो फ्यूचर जनरेशन होंगे, आपके जो बच्चे होंगे, वो लोग एमकॉम करेंगे तो उसका भी कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। ऐसे 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 करके ना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हो रहा है फ्यूचर जनरेशन पे बेटा। अब कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी डिग्री कर लो, आपका अगर स्किल नहीं रहेगा ना बेटा, आपका अगर स्किल नहीं रहेगा ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, 0/सन्नाटा। इसीलिए बोलते हैं बेटा कि अगर आप बीकॉम भी कर रहे हो, मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त है जो बीकॉम करके लाखों लाख कमा रहे हैं, कैसे पता है, उसके पास स्किल्स था, स्किल्स। अपना स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो आप लोग। बीकॉम कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है, बीकॉम से तुम्हारा जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन साथ साथ अपना स्किल्स को भी डेवलप करो, खाली रट्टाबाजी करने से नहीं होता है। बात समझ में आया बाबू? एक बार ना कमेंट कर देना, ठीक है?
हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, एक बार कमेंट कर देना। सबको समझ में आ रहा ना? ये प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपने लोग ने डन कर लिया। सबको समझ में आया ना? जल्दी बोलो। सबको समझ में आया ना? बिल्कुल सर, सबको समझ में आया। भैया अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉवर्टी। तो पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, कि हम गरीब हो गए हैं भैया, गरीब हो गए। तो यहाँ पे पॉवर्टी इज द स्टेट इन विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप लैक सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सुनिए ना, अब पॉवर्टी को कैसे एक्सप्लेन करें? अब पॉवर्टी को कैसे एक्सप्लेन करें? अब सुनिए, इंडिया जैसे कंट्री में अगर किसी को इंडिया जैसे कंट्री में अगर किसी को खाने के लिए खाना, अगर किसी को पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर नहीं है, तो वो गरीब है। इंडिया जैसे कंट्री में यह बोला गया है कि अगर किसी को खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर नहीं है, तो वो गरीब है। तो वो गरीब है। इंडिया जैसे कंट्री में अगर किसी को खाने के लिए खाना, ये पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर नहीं है, तो वो बेटा गरीब है। कम से कम ये तीन बेसिक चीज तो रहना ही चाहिए। कम से कम ये तीन बेसिक चीज तो रहना ही चाहिए। फूड, क्लोथिंग, सेंटर। इंडिया जैसे बड़ा कंट्री में अगर किसी के पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए शेल्टर अगर नहीं है, तो वो बेटा क्या है? गरीब है। वो गरीब है। और आजकल और भी एसेंशियल सर्विसेज आ गए हैं बेसिक सर्विसेज में। और आजकल ये बेसिक नीड्स में, ये तो बेसिक नीड्स है ना, आजकल ये बेसिक नीड्स में कुछ और चीजें आ चुकी है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर। मान लीजिए कि आपके पास खाने के लिए खाना है, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा है, आपके पास रहने के लिए एक झोपड़ी है या घर है, लेकिन फिर भी आप बच्चे को एजुकेट नहीं कर पा रहे हो पैसे के अभाव से। आप बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हो, आप अपना मेडिसिन का एक्सपेंडिचर का खर्चा नहीं कर पा रहे हो, आपके पास क्लीन वाटर नहीं है, फिर भी आप गरीब हो। उस केस में भी आप गरीब हो बेटा, उस केस में भी आप गरीब हो। बात समझ में आया? कि पहले हुआ करता था, पहले लोग बोला करते थे अगर किसी के पास खाने को खाना नहीं है, ये पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो वो गरीब है। लेकिन आजकल ये भी बोला जाता है कि अगर आप अपने बेटे बेटियों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप गरीब हो। अगर आप अपने हेल्थ केयर का खर्चा नहीं कर पा रहे हो, मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप गरीब हो। अगर आपको क्लीन वाटर नहीं मिल रहा, तो भी आप गरीब हो, तो भी आप गरीब हो। बात समझ में आया? अच्छा, फिर ये बात करते हैं दो कंसेप्ट के ऊपर, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना बाबू? बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री में अगर किसी को खाने के लिए खाना, ये पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर नहीं मिलता है, तो वो गरीब है। लेकिन आजकल इसका डेफिनेशन और चेंज हो गया है। आजकल ये सब तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा एजुकेट नहीं कर पा रहा अपना बेटे बेटी को, तो वो गरीब है। अगर किसी को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो गरीब है। अगर आपको क्लीन वाटर नहीं मिल पा रहा, तो भी आप गरीब हो, गरीब हो। अब आप बताओ, आप गरीब हो कि अमीर हो? अब इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके बताओ कि आप गरीब हो कि अमीर हो। बेटा आप गरीब हो या अमीर हो? बताओ। मैं तो बोलूंगा भाई, तू सबसे ज्यादा अमीर है, कि तेरे मम्मी पापा तेरे को इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। सोच कि तुमको खाने के लिए खाना मिल रहा है टाइम टाइम पे, तुमको पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, तुमको घर मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ केयर मिल रहा है, क्लीन वाटर मिल रहा है, तू अमीर है। आपसे ज्यादा लकी इंसान कोई नहीं हो सकता बेटा। हमेशा आप रोते रहते हो कि मुझको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। सबसे बेसिक चीज तो आप लोग को मिल रहा है, और क्या चाहिए? आप गरीब बिल्कुल भी नहीं हो। आपके मम्मी पापा आपका बहुत ख्याल रखते हैं। आपके जो प्रीसियस प्रीसियस मम्मी मम्मी पापा है, वो आपके बहुत ख्याल रखते हैं आपके। ठीक है, समझ में आया? अब ये दो कंसेप्ट को पढ़ते हैं। बच्चे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भैया एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। बच्चे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब वही जो अभी आपको समझाए, कि अगर किसी को खाने के लिए खाना, या अगर किसी को खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर नहीं मिलता है, उसको अपने लोग बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वही है जो अभी समझाए, कि अगर किसी को खाने के लिए खाना या पहनने के लिए कपड़ा या रहने के लिए घर नहीं मिलता है, उसको अपने लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी जैसे आप लोग आजकल नाटक करते रहते हो,
कि भाई तेरे पास तो आईफोन है, मेरे पास तो सैमसंग का फोन है, मैं तो गरीब हूं तेरे से। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब अपने फैमिलीज के बीच में जो कंपैरिजन चलता रहता है कि उसके पास तो आईफोन है, मेरे पास सैमसंग का फोन है, मैं गरीब हूं, उसको अपने लोग बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जब आप एक दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को गरीब बताते हो, उसको बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। जब आप अपने फैमिली, अपने रिलेटिव को कंपेयर करके, कंपैरिजन करके अपने आप को गरीब बताते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। जब आप बोलते हो कि मेरे भैया के पास तो आईफोन है, मेरे पास तो सैमसंग का फोन है, उस चीज को बोलते हैं दोस्तों रिलेटिव पॉवर्टी। समझा सबको? एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी समझा सबको? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फिर फीचर्स ऑफ पॉवर्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को संजीवनी बूटी में करा दूंगा। रेफर संजीवनी बूटी जब आएगा ना, जब 6 तारीख का मैराथन आएगा, उसमें मैं करवा दूंगा, यहां से मत करो। जब 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 6 तारीख को मैराथन आएगा ना, इस उसमें मैं करवा दूंगा ये, ठीक है? ठीक है बाबू, एक बार आप प्लीज ओके ओके बोल दो ना, एक बार प्लीज ओके बोल दो ना। पॉवर्टी समझा ना? पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी समझा ना? ओ बाबू समझा ना? एक बार लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। समझे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब अगर तुम्हारे पास खाने के लिए खाना, अगर पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर नहीं है, तो तू भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब तू कंपेयर करता रहता है दूसरों से कि उसके पास तो आईफोन है, मेरे पास तो सैमसंग का फोन है। आपके मम्मी लोग कंपेयर करते रहती है ना, मम्मी लोग कंपेयर करते रहती है ना कि उसके पास तो बहुत कुछ है, अपने पास तो कुछ भी नहीं है, अपने तो उससे गरीब है। जब जब वो कंपैरिजन वाला गेम चलने लगता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। आइए इसको वन शॉट में कवर करेंगे, वन शॉट में, ठीक है? याद रखिएगा की फीचर्स ऑफ पॉवर्टी, अगर मैं कवर ना करूं मेरे को याद दिलाइएगा आप, ठीक है? वन शॉट में कवर करेंगे। अब बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। अब अपने लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। क्या भैया? अब बात करेंगे इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आप इंडिया में देख रहे हो, इंडिया में क्या हो रहा है अभी? इंडिया में देख रहे हो, अंबानी और रिच होता जा रहा है और हम लोग और गरीब होता जा रहे हैं। रिचर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअरर बिकमिंग मोर पुअरर। अरे भैया अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। भैया कुछ करिए। इसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में कितना इनइक्वालिटी है, इंडियन इकोनॉमी का आप कितना तारीफ करते हो, लेकिन उसका बुराई भी बहुत है। हाँ मैं मानता हूं कि इंडिया का जीडीपी ग्रो किया है, हाँ मैं मानता हूं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन गरीब आदमी का क्या? एक गरीब आदमी जिसको जिसको खाने को खाना नहीं मिलता ठीक से, जिसको पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, जिसको रहने को घर नहीं मिलता, उसका क्या? तो इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रिच और रिचर होता जा रहा है, पुअर और पुअर होता जा रहा है। और आप बोलते हो कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। आप बोलते हो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई। वो स्लम्स जाके देखो, वो बस्ती जाके देखो, मुंबई के इतने सारे स्लम्स जो है वहां पे जाके देखो आप, वो गरीबों को जाके देखो, जो लोग को ठीक से खाना नहीं मिल पाता, जो लोग को ठीक से कपड़ा नहीं मिलता, और आप बोलते हो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऐसी इकोनॉमी अपने को नहीं चाहिए, ऐसी इकोनॉमी अपने को नहीं चाहिए जहां पे इनइक्वालिटी हो, जहां पे अमीर और अमीर होता रहे और गरीब मरता रहे, मरता रहे, मरता रहे। इसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम कभी नहीं भूलेगा ये चीज, कभी नहीं भूलेगा, बना बना के जाके लिख के आएगा। यही अभिषेक सर का जादू है, इतना अच्छे समझा दूंगा कभी नहीं भूलेगा। तो इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन refers to the uneven distribution of income among individuals or group within the society. It highlights the gap between the wealthiest and the poorest, affecting social cohesion and economic stability. बात समझ में आई? तो इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रिच और रिचर होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीबों को कोई पूछ ही नहीं रहा है, गरीबों के लिए कुछ कोई कर ही नहीं रहा है। अब सरकार भी सिर्फ अमीरों के प्लान्स, अमीरों के प्रोजेक्ट में साथ दे रहे हैं, अमीरों को और अमीर किए जा रहे हैं, और इंडिया को बोलते हैं फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। अरे भाई फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई तो क्या हुआ? अभी अभी भी तो गरीब वैसे ही है, अभी भी क्या बदला है? इंडिया में सब कुछ बदल गया, इंडिया में सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन गरीबी और इनइक्वालिटी अभी भी वैसे ही है।
वैसे ही हर एक घर में एक एक करके बेरोजगार वैसे ही है। इन सब मुद्दों पे तो कोई बात करता नहीं है, करता नहीं है इन सब मुद्दों पे बात। तो यही है इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यही इंडिया की सच्चाई है बेटा, यही इंडिया की सच्चाई है। आपको सिर्फ एक मार्क्स पहना दिया गया कि इंडिया तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वाह मेरा भारत महान, अरे मेरा भारत महान है, आई सल्यूट माई इंडिया। लेकिन ये फैक्ट भी तो जानना पड़ेगा ना कि इनइक्वालिटी है तो है, गरीब मरता है तो मरता है, गरीब को कोई नहीं पूछता है, अमीरों को खाली लोग पूछता है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, फीचर फीचर्स जैसे कि सबसे सबसे पहले वेल्थ, यहाँ पे डिसपैरिटीज होता है कि अमीरों का वेल्थ और बढ़ते हुए जा रहा है और गरीब का तो कोई सेविंग्स ही नहीं रहता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी कैन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब हाई लेवल ऑफ इनकम, सुनो ना, अगर मान लो कि अमीर ही सिर्फ अमीर बनते रहे, गरीब अगर और वो गरीब बनते रहे, तो वो लोग परचेस नहीं करेगा, इकोनॉमी भी तो अपना स्लो डाउन होगा, इकोनॉमी तो स्लो डाउन होगा। फिर सोशल टेंशन आएगा, लोगों में डिससेटिस्फैक्शन आएगा कि हम इतना मेहनत करके क्या कर रहे हैं। आप देखो ना कि बीकॉम करने के बाद भी, आज से 10 साल पहले, सुनो, अगर मैं बात करूं 2015 का, आज से 10 साल पहले भी कोई अगर बीकॉम करता था तो उसका सैलरी होता था 10,000 रुपए। आज 2026 चल रहा है बेटा, 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आज भी सैलरी 15,000 रुपए गई है, उससे ज्यादा नहीं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा 10,000 ही आजकल मिल रहा है। तो 2015 में भी 10,000 मिल रहा था, अभी भी 10,000 मिल रहा है, तो गरीबों को क्या चेंज मिला, क्या चेंज मिला ये 10, अभी भी अभी भी बीकॉम करके आप लोगों को 10,000 मिल रहा है, 2015 में भी 10,000 मिल रहा था। ये भाई, ये बताओ कि क्या चेंज हुआ, ये 10 साल में क्या चेंज हुआ, गरीब तो और गरीब हो गए ना। तो क्या होता है, सोशल अनरेस्ट होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है, इंक्रीज्ड क्राइम रेट बढ़ता है इससे, सोशल सोशल टेंशन। ठीक है, फिर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, अगर इंडिया के 90% लोग मान लो गरीब है और 10% लोग अमीर है, तो सिर्फ अमीरों को ही एजुकेशन मिलेगा, अमीरों को ही हेल्थ केयर मिलेगा, अमीरों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बात समझ में आई। इंडिया में अगर मान लो 90% लोग गरीब है और सिर्फ 10% लोग अमीर है, तो अमीरों को ही एजुकेशन मिलेगा, अमीरों को ही हेल्थ केयर मिलेगा, अमीरों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। गरीबों के बारे में कौन सोचेगा, कुछ कोई नहीं सोचेगा। हेल्थ आउटकम, अमीरों को आप देखोगे कि कितना अच्छे से जूस वूस पीता है, ये वो अपना हेल्दी हेल्दी फूड्स खाता है, आप देखते हो ना बेटा। ओ हौले लोग, हाँ कि ना बोल। अमीरों को आप देखोगे कितना हेल्दी हेल्दी खाना खाता है ये लोग, ये वो, उनका दिन का रूटीन ही अलग होता है। लेकिन क्या गरीब इतना खा पाता है क्या, इतना न्यूट्रिशियस फूड खा पाता है क्या, नहीं। इतना अच्छा अच्छा खाना, इतना हेल्दी हेल्दी खाना वो एफोर्ड ही नहीं कर सकता। एवोकाडो के बारे में सुने हो, एवोकाडो के बारे में, एवोकाडो के बारे में सुने हो आप, एवोकाडो के बारे में आप नहीं सुने हो, एवोकाडो के बारे में मतलब आप गरीब हो। अगर कोई एवोकाडो के बारे में नहीं सुना है ना, वो गरीब। एवोकाडो बहुत महंगा आता है, तो वो सिर्फ मतलब अपर अपर मिडिल क्लास के लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो न्यूट्रिशियस फूड है, ये तो गरीबों को नहीं मिल रहा है, सिर्फ अमीरों को मिल रहा है। तो यही तो है इनकम इनइक्वालिटी बाबा। आप लोग बोलते रहे तो इंडिया इज द लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के क्या किया, गरीब तो वैसे ही क्या वैसे ही है भाई। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होना जरूरी नहीं था, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता, इनइक्वालिटी इतना ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, महंगाई। ठीक है, अब देखो इन्फ्लेशन में ना आप लोग ना समझ नहीं पाते हो, आप लोगों का कंसेप्ट बहुत वीक है। मतलब इतने फालतू फालतू टीचर्स है ना, इतना कंसेप्ट वीक कर देते हैं बच्चे लोगों को। इन्फ्लेशन का मतलब आप लोग नहीं समझते, इन्फ्लेशन मतलब एक्चुअली क्या होता है आप लोग समझते ही नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है इसको आप समझते ही नहीं है। मान लो कि दूध का प्राइस है 30 रुपीज, ठीक है, अमूल का मिल्क का प्राइस कितना है, 30 रुपीज। आप समझो, अब समझो, अच्छे से कंसेप्ट समझा रहा हूं। अमूल का दूध का प्राइस है भैया 30 रुपया, ठीक है। अब वो 6 महीने बाद, मतलब 6 मंथ के बाद, उसी दूध का प्राइस मान लो कि हो गया 32 रुपीज, अमूल का। फिर वापस 6 महीने बाद उसी दूध का प्राइस हो गया मान लो भैया 34 रुपीज।
फिर वापस 6 महीने बाद उसी दूध का प्राइस हो गया मान लो भैया 36 रुपीज। तो आप बोलो, आप आप हमको आंसर दो, क्या ये इन्फ्लेशन है? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, क्या ये इन्फ्लेशन है? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बोलो, एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, ये हौला मारेंगे पकड़ के, नहीं बोलेगा तो। अमूल का दूध का प्राइस था 30 रुपया, 6 महीने बाद वो 32 हो गया, फिर 6 महीने बाद वो 34 हो गया, फिर 6 महीने बाद वो 36 हो गया। क्या ये इन्फ्लेशन है? मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये इन्फ्लेशन है? जल्दी बोल दोस्त, क्या ये इन्फ्लेशन है? अब बोलोगे हाँ, अब बोलोगे हाँ, बहुत बहुत हौला हौली लोग ऐसा है बोलेगा हाँ, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, तुम गलत टीचर से पढ़े हो, गलत कंसेप्ट पढ़े हो। इसको अपने लोग इन्फ्लेशन नहीं बोलते। एक फिक्स टाइम के बाद किसी भी चीज का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बेटा। एक फिक्स टाइम के बाद किसी भी चीज का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर अमूल का दूध का दाम ये 30 रुपया है, 6 महीने के बाद 32 हो गया, फिर 6 महीने के बाद 34 हो गया, फिर 6 महीने के बाद 36 हो गया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हर 6 महीने बाद 2-2 रुपए करके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं पता है? कि आज मान लो 30 है, कल कल इसका दाम 32 हो गया, 1 महीना बाद अचानक से इसका दाम 35 हो गया, फिर 1 महीने बाद इसका दाम अचानक से 40 हो गया। मतलब अचानक अचानक से बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। जा बाबा इटा क्यों? अचानक अचानक से किसी चीज का दाम, किसी कमोडिटी का दाम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अमूल का दूध का दाम मान लो कि जनवरी में था 30, और उसी दूध का दाम फरवरी में हो गया 32, उसी दूध का दाम फिर मार्च में हो गया 35, उसी दूध का दाम अप्रैल में हो गया मान लो 40। मतलब अचानक से बढ़े जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा ट्रेंड से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, कौन सा सीक्वेंस से बढ़ रहा है, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। तो इन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, देखो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। जब जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता है तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। लीडिंग टू द डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो आप लोग भी बेटा वो गरीब हो जाओगे अगर मान लो कि दूध का दाम 2025 में था 30, और 2000 मतलब कि अगर मान लो कि दूध का वो दाम वो 2025 में था 30। आप समझो ना, अगर दूध का दाम 2025 में था 30, अगर वही दूध का दाम 2026 में 100 हो गया तो क्या आप परचेस कर पाओगे क्या? लॉजिकल बोलना, लॉजिकल बोलना। अगर दूध का दाम 2025 में था 30, वही दूध का दाम 2026 में 100 हो गया, 100 हो गया, एक ही बार में 100 पहुंचा दिया ये लोग, तो क्या आप लोग परचेस कर पाओगे क्या? ना भैया। अच्छा मान लो 2027 में अचानक ये दूध का दाम 1000 हो गया, तो क्या आप लोग परचेस कर पाओगे क्या? ना ना। इसी को अपने लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसी को अपने लोग बोलते हैं, ये कंसेप्ट को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। इसका मतलब ये नहीं कि हर 6-6 महीना बाद जो 2-2 रुपया करके बढ़ रहा है उसको नहीं बोलते हैं। रॉन्ग कंसेप्ट है तुम्हारा, गलत सीखे हो तुम। मतलब अंट बंट संट दाम से अगर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, हर महीना बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है, उसको अपने लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन, ठीक है? उसको लोग अपने लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। It indicates each unit of the currency by a few goods and services. Inflation can be caused by the various factors, including decreased demand for the goods and services, including increased demand for the goods and services. अब मान लो ना अब मान लो ना इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन क्यों होता है सुनो ना। आप लोगों को पता है एक तो नारंगी फोन आया था आईफोन का, उसका उसका नाम पड़ा था आईफोन 17। आप लोगों को पता है क्या? आइडिया है क्या? एक नारंगी फोन आया था आईफोन का, आईफोन 17 उसका नाम पड़ा था, आईफोन 17 उसका नाम पड़ा था। आप लोगों को पता है? हाँ भैया पता है। तो आईफोन 17 जब आया था ना, तो उसका स्टॉक था 100, लेकिन लेने वाले थे 1000। तो आईफोन कंपनी ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। आईफोन कंपनी ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, पता है कैसे? जो 1.5 लाख का फोन था ना, उसको वो 2-2 लाख में बेच रहा था, 2-2 लाख में, 2.5-2.5 लाख में बिक रहा था, पता है? 1.5 लाख का फोन को 2-2 लाख में, 2.5-2.5 लाख में बिक रहा था, पता है? क्योंकि स्टॉक तो है भैया 100, आईफोन का है भैया 100 स्टॉक, लेने वाले हैं 1000। कस्टमर ज्यादा है और स्टॉक कम है, तो डिमांड बढ़ गया ना भाई। डिमांड अगर बढ़ेगा, किसी भी चीज का अगर डिमांड बढ़ेगा तो सप्लायर को लालच आ जाता है। लालच के चक्कर में ना इन्फ्लेशन क्रिएट कर देता है।
और इसी आईफोन 17 का दाम, आप खुद बोलो ना, इसी आईफोन 17 का दाम 2026 चल रहा है ना, 2028 में इसी आईफोन 17 का दाम 50,000 में आ जाएगा। अभी 2026 चल रहा है ना, 2028 में इसी आईफोन 17 का दाम 50,000 में आ जाएगा। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो बेटा इसीलिए बोलते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पर, इजीली पर, अच्छे से पर, कि सीए में फ्यूचर में करेगा, वहां भी ये सब सब कंसेप्ट काम में आ जाए। ठीक है ना? ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके, चलो आ जाओ। देखो बात करते हैं अभी, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं कि फीचर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का फीचर क्या है? कि भैया प्राइजेस का दाम, मतलब एक जो अपना कमोडिटी का दाम है वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। एक अगर कमोडिटी का दाम है वो बढ़ते रहता है, उसका मतलब इन्फ्लेशन। फिर यहाँ पे बोला डिक्रीज्ड परचेसिंग पावर। आपका जो परचेसिंग पावर है, आपका जो परचेसिंग पावर, आप नहीं खरीद सकते। अगर मान लो कि 30 का दूध 100 रुपए में बेच रहा है ये लोग, तो कैसे खरीद पाओगे? हम गरीब हो गए भैया, हम नहीं खरीद पाएंगे, इतना 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 पैसा नहीं खर्चा कर पाएंगे। अगर 30 का दूध 1000 में बेच रहा है ये लोग, तो कैसे कैसे खरीद पाएंगे? तो डिक्रीज्ड परचेसिंग पावर, आप लोग का जो पावर है, आप लोग का जो परचेसिंग पावर है वो फॉल कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, आप नहीं खरीद पाओगे। ठीक है? मेजर्ड बाय द इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन को किस तरीके से मेजर किया जाता है? इन्फ्लेशन को ना मेजर करने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला बनाया गया है। इन्फ्लेशन को ना मेजर करने के लिए बेटा, इन्फ्लेशन को ना मेजर करने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला बनाया गया, बहुत सारा फॉर्मूला बनाया गया। क्या क्या? एक तो भैया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो कि ट्रैक करता रहता है कितना कितना प्राइस चेंज हुआ है। ठीक है? फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने टाइप्स के इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स के इन्फ्लेशन है? एक तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आईफोन का जो एग्जांपल दिया आप लोगों को, आईफोन का जो एग्जांपल दिया कि आईफोन का स्टॉक था बेटा 100, लेकिन लेने वाले थे 1000। तो आईफोन वाला ने अपॉर्चुनिटी दिखाया, लालची हो गया आईफोन वाला। आईफोन वाला बोला कि हमारे पास 100 स्टॉक है, लेने वाले लोग 1000 है, भीड़ भीड़ जमा पड़ा है, एक काम करो आईफोन का दाम बढ़ा दो, एक काम करो 1.5 लाख का फोन को 2 लाख में बेच, 1.5 लाख का जो आईफोन है उसको 2 लाख में बेच, सब ले लेगा। अपने लोग 50-50 हजार ज्यादा ज्यादा कमाएंगे। तो उसको अपने लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब आपका अगर मान लीजिए खर्चा वर्चा बहुत ज्यादा है, अगर मान लीजिए एक चीज का बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो आप ऑटोमेटिकली दाम तो बढ़ा ही दोगे ना, दाम तो बढ़ा ही दोगे ना। एक चीज का बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है? मान लीजिए ये आप लोगों को जो पढ़ाने में मेरे को सेटअप कॉस्ट लग जाता है, सेटअप कॉस्ट अभी तो लग रहा है 700 रुपया, आपसे जो 1200 रुपया ले रहा हूं मैं, तो ये सेटअप कॉस्ट मेरे को 700 रुपया लग रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे को अगर 1000 रुपए का सेटअप कॉस्ट लगे, तो मैं क्या प्राइस बढ़ाऊंगा प्रो बैच का या नहीं बढ़ाऊंगा? बताइए, जल्दी बोलिए। अभी मैं 1200 रुपया फीस ले रहा हूं, तो सेटअप कॉस्ट मेरा 700 रुपया लग रहा है, और 500 मेरे जेब में, उसमें भी एडमिन चार्जेस, बहुत सारा एक्सपेंसेस है। आप लोग पता नहीं कैसे बोलते हो कि भैया बहुत कमाते हैं, कुछ कुछ नहीं कमाता हूं भाई। 700 रुपया मेरा पूरा का पूरा सेटअप कॉस्ट है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन का जो सेटअप कॉस्ट रहता है। ठीक है? उसमें मान लीजिए, उसमें आप मान लीजिए कि 500 रुपया मेरे हाथ में बचा, तो उसमें एडमिन वेडमिन चार्जेस दे के खत्म कर दिए नॉर्मली। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा सेटअप कॉस्ट बढ़ गया, अचानक से वो डेवलपर बोला कि अब 1000 रुपया लगेगा सेटअप कॉस्ट, तो मैं अपना प्रो बैच का फीस बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा? बताइए आप लोग, जल्दी बोलिए। हाँ भैया बढ़ाऊंगा। तो सीधा सा बात है, अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज करता है तो इससे क्या होता है? इससे आपका इन्फ्लेशन भी होता है। और एक होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जहां पे अच्छा, ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? आपके जो एम्प्लॉयज रहेंगे ना, आपको आपको जस्ट बोलेंगे सेठ जी पगार बढ़ाइए, सेठ जी पगार बढ़ाइए। आपके जो एम्प्लॉयज रहेंगे ना, वो बोलेंगे भैया वेजेस बढ़ाओ। तो आप अपने एम्प्लॉयज का जो वेजेस बढ़ाओगे, आज मैं ही अपना जो स्टाफ का वेजेस बढ़ाऊंगा, सैलरी बढ़ाऊंगा, इसके चक्कर में मेरा खुद का कॉस्ट तो इंक्रीज हो जा रहा है ना, खर्चा तो इंक्रीज हो जा रहा ना। वही बात है बेटा, वही बात है, वही बात है। ठीक है? ठीक है? फिर इकोनॉमिक का इंपैक्ट भी आता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट। मॉडरेट इन्फ्लेशन कैन इंडिकेट ए ग्रोइंग इकोनॉमी, while हाई इन्फ्लेशन कैन लीड टू द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है? मतलब महंगाई ज्यादा बढ़ जाएगी, महंगाई अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप लोग का सेविंग्स का क्या होगा?
आपका इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, आपका आपका कॉन्फिडेंस का क्या होगा? तो इकोनॉमी इनस्टेबल हो जाएगी। महंगाई अगर बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगी, तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी? इनस्टेबल हो जाएगी, इनस्टेबल हो जाएगी। लोग जो जमा करके रखे हैं, लोग जो जमा करके रखे हैं, वो जमा वाला पैसा सारा का सारा उठ जाएगा उसका। लोग जो इन्वेस्ट करके रखे हैं, अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज महंगाई बढ़ चुकी है। अब खुद बताओ ना कि कोविड-19 में, कोरोना में, जब जब लोग 2 महीने के लिए बेरोजगार हुए थे और जब सामान का दाम बढ़ रहा था, लोग अपना एफडी वेफडी तुड़वा रहे थे। लोग अपना एफडी वेफडी तुड़वा रहे थे, इन्वेस्टमेंट तुड़वा रहे थे। लोग बोल रहे थे नहीं चाहिए सेविंग, नहीं चाहिए सेविंग, बस कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए और वो पैसे से अपना बेसिक नीड्स को पूरा करूं। समझ में आया? बिल्कुल। तो ये था इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रहा है गाइस? प्लीज एक बार अप्रिशिएट कर, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर, थोड़ा सा बोल के भैया समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझाते हो भैया, बोलो भैया बोलो। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग कि ये सॉरी, एक मिनट। अब बात करते हैं अपने लोग कि ये सॉरी, ये वर्ड मेरे से नहीं बोला था, सॉरी, सो सॉरी। अच्छा, अब बात करते हैं अपने लोग ब्लैक इकोनॉमी क्या होता है, ब्लैक इकोनॉमी। ठीक है, ये वर्ड मेरे से नहीं बोला जाता है, आप लोग खुद पढ़ लो, ठीक है? मतलब कुछ प्रॉब्लम है ऐसा, मजाक नहीं हो रहा हो प्लीज। ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी। ठीक है, बोल दिया वापस से, ठीक है? तो ब्लैक इकोनॉमी मतलब क्या होता है? आप अपने इंडियन इकोनॉमी को बहुत तारीफ करते हो, आप अपने इंडियन इकोनॉमी का बहुत गुणगान करते हो कि हमारा इंडियन इकोनॉमी ऐसा, हमारा इंडियन इकोनॉमी वैसा, हमारा इंडियन इकोनॉमी तैसा, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन पता है, इस इंडियन इकोनॉमी का एक ब्लैक इकोनॉमी भी है। एक इस इस इंडियन इंडियन इकोनॉमी का एक उल्टा वाला वर्जन भी है, जिसको बोलते हैं अपने लोग कि जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ये ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है? सो द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक इकोनॉमी, जहां जहां हम लोग ब्लैक इकोनॉमी बोले, वहां वहां आप समझ लेना कि भैया ये इनका ये बात कर रहा है। ठीक है, सो सॉरी, ये वर्ड में मेरे को बहुत दिक्कत होती है, नहीं बोल पाता हूँ। आई होप आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लोगे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अपना इंडियन इकोनॉमी में कुछ पोर्शंस ऐसे भी हैं जो अनरेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड है, उसको अपने लोग बोलते हैं ब्लैक इकोनॉमी। अपना इंडियन इकोनॉमी में आप देखोगे कितना सारा टैक्स इवेशन होता है, कितने सारे लोग टैक्स की चोरी करता है, घूस लेते हैं। आप इंडियन इकोनॉमी की अच्छाई तो बहुत गिनवा दोगे कि इंडियन इकोनॉमी ये है वो है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन आप ये भी तो देखो कि अपने इंडियन इकोनॉमी में कितना घूस होता है, ब्राइबरी ब्राइबरी कितना लेते हैं, घूस कितना लेते हैं लोग, स्मगलिंग कितना होता है और टैक्स इवेशन कितना होता है। अपने इंडियन इकोनॉमी में ब्राइबरी कितना होता है, स्मगलिंग कितना होता है और टैक्स की चोरी कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन इंडियन इकोनॉमी में घूसखोर लोग भी तो बैठे हुए हैं, इतना सारा जो घूस ले रहे हैं, तो उन्हीं इकोनॉमी को अपने लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक इकोनॉमी। उन्हीं इकोनॉमी को अपने लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक इकोनॉमी। और पी से जो इकोनॉमी है वो, ठीक है, आप लोग पढ़ लो, उन्हीं इकोनॉमी को अपने लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आप सोच रहे हो। उसमें घूसबाजी भी चलता है, उसमें स्मगलिंग भी चलता है, उसमें फिर टैक्स इवेजन भी चलता है। इंडियन इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, उसमें बहुत सारे इनलीगल एक्टिविटीज भी चलते हैं, घूसबाजी भी चलता है, स्मगलिंग भी चलता है, टैक्स इवेजन भी चलता है। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी, काला इकोनॉमी, जाली इकोनॉमी। अपना इंडियन इकोनॉमी जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, उतना खराब भी है। उसका उल्टा साइड जाके देखो, अपना इंडियन इकोनॉमी का उल्टा साइड जाके देखो, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर है? तो आइए ना, इसको इसको अपने अपने लोग पढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया रेफर्स टू द अनरेगुलेटेड, मतलब अपना जो ब्लैक इकोनॉमी है वो क्या? अनरेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स द आउटसाइड द लीगल एंड टैक्स फ्रेमवर्क, ऑल्सो नोन एज ब्लैक इकोनॉमी। इट encompasses activities like transactions are unreported and underreported to evade taxes and regulations। मतलब टैक्स की चोरी करने के लिए, इनलीगल धंधा करने के लिए अपने लोग का इंडियन इकोनॉमी है। इंडिया इकोनॉमी जितना अच्छा है उतना यहाँ पे चोरी भी होता है, टैक्स की चोरी, घूसबाजी, स्मगलिंग। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी।
बोल दिए बोल दिए। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। ठीक है, बोल दिया ना। ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी, ये मेरा मेजर प्रॉब्लम है, ये वर्ड में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है, ये वर्ड में बोल ही नहीं पाता हूँ। ये बहुत ऐसा। तो सॉरी, लेकिन मजाक मत उड़ाना प्लीज। आई होप तुम लोग मजाक नहीं उड़ाओगे। आई होप तुम लोग समझोगे फीलिंग्स को। इतना सारा वर्ड्स तो अच्छे से बोला। अब इसको मैं ब्लैक इकोनॉमी बोल के एडजस्ट कर ले रहा हूँ। आप लोग अपने अभिषेक भैया को समझते हो थोड़ा। दिक्कत दिक्कत होता है, मतलब दिक्कत होता है, क्या बोल सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, बात करते हैं कॉजेस ऑफ ब्लैक इकोनॉमी। सबसे पहला कॉज है कि टैक्स इवेजन। भैया टैक्स की चोरी होती है। अरे अरे भैया, ब्लैक इकोनॉमी में टैक्स की चोरी होती है। अपना इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है? टैक्स की चोरी। हाई टैक्स रेट एंड complex regulations lead individuals and businesses to conceal income and avoid paying tax। मतलब अपना ब्लैक इकोनॉमी में क्या होता है? टैक्स की चोरी। जितना आप इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छा 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 बोलते हो ना, उतना खराब भी है। यहाँ पे टैक्स की चोरी होती है। फिर दूसरा, यहाँ पे कितना आप देखते हो करप्शन होता है, करप्शन करप्शन। कितना यहाँ पे गवर्नमेंट का लोग सब करप्शन करता है, पैसे को चोरी करता है। आप देखते हो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन कितना होता है। लोग कैश लेता है, लोग कैश लेता है और ब्लैक मनी को छुपाता है। आप देखते हो कितना सारा रेगुलेटरी लूप होल्स का लोग फायदा उठाता है। लोग कितना टैक्स की चोरी करता है, टैक्स की चोरी, टैक्स की चोरी। आप देखते हो कितना ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज होता है, ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज, कितना सारा ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज यहाँ पे होता है। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक मार्केट, इसीलिए तो बोलते हैं। अरे काला मार्केट है इंडिया पूरा। जितना अच्छा ही नहीं है इंडियन इकोनॉमी का, उतना बुराई है। आप लोगों को पता नहीं है इंडियन इकोनॉमी में कितना पैसा, अंधाधुन पैसा, अंधाधुन पैसा, इतना पैसा है ना इंडियन इकोनॉमी में। लेकिन आधा से ज्यादा चोर लोग बैठे हुए हैं अपने इंडियन इकोनॉमी में। आधा से ज्यादा बेटा चोर लोग बैठे हुए हैं। बहुत पैसा है अपने इंडियन इकोनॉमी का दोस्तों, बिलीव मी, बहुत ज्यादा पैसा है अपने इंडियन इकोनॉमी में। लेकिन आधा से ज्यादा लोग चोर बैठे हुए हैं। सारे के सारे सरकार, सबके सब चोर है। हाई कंप्लायंस कॉस्ट, कितने सारे कंप्लायंस कॉस्ट लगते हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये सब क्या है? ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी। ठीक है, अब बात करते हैं इशूज इन इंडियन इकोनॉमी। लास्ट लास्ट टॉपिक दोस्तों, इशूज इन इंडियन इकोनॉमी। ए इंडियन इकोनॉमी, तेरा प्रॉब्लम क्या है? ए इंडियन इकोनॉमी, तेरा प्रॉब्लम क्या है? इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इशूज इन इंडियन इकोनॉमी। अपना इंडियन इकोनॉमी का क्या क्या इशूज है बताओ ना। इसको लिख देना। अनएम्प्लॉयमेंट है भैया, बेरोजगारी मतलब। फिर भैया गरीबी है, मतलब कि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है। फिर एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, आप देखोगे ना फार्मर्स लोग सुसाइड कर लेता है। फार्मर्स लोग सुसाइड कर लेता है बिकॉज वो बारिश वारिश नहीं आती, क्रॉप्स ठीक से होता नहीं है, ठीक से उसको पैसा नहीं मिलता है, तो फार्मर्स लोग भी सुसाइड कर लेता है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, आजकल भी, आज आज के जमाने में भी, मतलब 2026 के जमाने में भी सही सही सलीके से रोड्स इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है इंडिया में। इंडिया में अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे, बहुत सारे कस्बे ऐसे हैं जहां पे रोड ठीक से नहीं बना है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ठीक से प्रोवाइड नहीं होता है। लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आजकल इंडिया में देखोगे, आज के जमाने में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कुछ है नहीं। अरे बड़े बड़े शहरों में तो सब इंडस्ट्रीज बना देते हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, इन सब शहरों में तो आप इंडस्ट्रीज बना दोगे भाई साहब। लेकिन छोटे छोटे शहरों का क्या होगा? छोटे छोटे शहरों का क्या होगा? यूपी, बिहार, हरियाणा, इन सब का क्या होगा? यहां भी बनाओ। तो लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की महंगाई भी बढ़ रही है, ये भी तो प्रॉब्लम है। महंगाई भी बढ़ रही है, ये भी तो प्रॉब्लम है। फिर फिस्कल डेफिसिट, अरे सरकार लोन पे लोन लिया जा रहा है, सरकार लोन पे लोन लिया जा रहा है, सरकार डेप्ट पे डेट लिया जा रहा है, ये भी तो प्रॉब्लम है। फिर बैंकिंग सेक्टर इश्यूज, अब देखोगे कि बैंकिंग सेक्टर स्लो ग्रोथ कर रहा है बेटा, नॉन, ठीक है, एनपीए। तो अपने लोग इतना अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों प्लीज प्लीज एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप लोग प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बढ़िया पढ़ाया हूँ। अगर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया पढ़ाया हूँ, मुझको तो नहीं पता कि कैसा पढ़ाया हूँ, मुझको तो लगता है सबसे गंदा मैं ही पढ़ाता हूँ। लेकिन आपको अगर ऐसा नहीं लगता कि अभिषेक भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपको लगता है अभिषेक भैया बहुत अच्छा पढ़ाए, तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिए। आप सबके लिए इकोनॉमिक्स को मैं बहुत आसान बना देने वाला हूँ। इतना कंसेप्चुअल लेक्चर शायद आपको पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला, इतना कंसेप्चुअल लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा क्लासेस। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों में। थैंक यू सो मच।